वैसे आज की प्रेजेंटेशन मजे की थी ना? अच्छा ये प्लीज यार जानिए इधर, आप लोगों ने ये देखा है कि IFRS 9, पहले अपने पास हेडिंग डाल लो, IAS 21 विथ IFRS 9। इन केस अगर वो पूछ ले, जो कि आज तक इसने पूछा नहीं है, तो हाई प्रोबेबिलिटीज होती हैं कि वो ये नई चीजें पूछेगा। सही है? अच्छा IFRS जो हमारा 9 है उसके अंदर भाई 2 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। और सर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को आप रखते हो भाई, अभी क्या हो रहा है? किसमें? तो यहाँ तो मैं खुद कराता हूँ ना, यहाँ पे आपके हुज़ैफा भाई मैं हूँ। सही है बाकी किसी और को मैं दे नहीं सकता। IFRS 9 डेड हो गया, इक्विटी हो गया। सही है जी इधर, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं किसी, जैसे हुज़ैफा है उसकी घर पे FAR 1 पे, उसको रिवीजन सेशन दिया जा सकता है, मतलब अगर मैं किसी और को दूंगा तो ऑब्वियसली तुम लोग भाग जाओगे, तुम लोग बोलोगे कौन सकलन, सकलन कराएगा रिवीजन इनको। चलें जी आ जाए भी। वो सभी कह रहा है कि भाई ये कौन होशियार बोल रहा है कि किसी से करवा लो, आप खुद ही करा दें। भाई ये मार है यार, ये बैठा हुआ है यहाँ पे गालियां दे रहे बच्चे तेरे को। अच्छा भाई प्लीज यार इधर, यही है भाई। IFRS 9 मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट्स की हद तक यहाँ तक महदूद था, ऐसा ही है भाई। चलें जी, अब मुझे एक बात बताएं, सबसे पहले हम पिक करते हैं सर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट भी सबसे पहले पिक करते हैं फेयर वैल्यू थ्रू OCI। सही है जी, सर ने यहाँ पे लिख दिया भाई आप लोगों ने अगर फेयर वैल्यू थ्रू OCI समझ लिया तो फेयर वैल्यू थ्रू PNL उससे भी आसान हो जाएगा। तो प्लीज फोकस कर लेते हैं यहाँ पे। भाई मुझे एक बात बताओ, कंपनी ने परचेज किए हैं कोई सर 2000 शेयर्स, 200 कर लेते हैं इसको, 200 शेयर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड सिचुएटेड इन US। सही जी भाई, हमने एक शेयर परचेज किया है ऑन जनवरी 1 2019 पे। फिर लिख के देगा भाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट एप्लीकेबल, वॉज 2%। 2% ज़्यादा हो जाएगा भाई, 1% कर लेते हैं। सही है भाई। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो US के स्टॉक एक्सचेंज पे ये प्राइसेस कोड हो रही होंगी 200 शेयर्स की, PKR में होंगी डॉलर्स में होंगी? डॉलर्स में होंगी सर। चलें जी, बिल्कुल महार ये कॉपी करनी होगी एग्जाम्पल आपको, पर पहले अभी हमें डेटा देखना है यहाँ पे। अच्छा भाई यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फेयर वैल्यू डिटेल्स एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। सही है, फेयर वैल्यू डिटेल है और फॉरेन एक्सचेंज रेट है। चलिए जी,
अच्छा भैया आ गई जनवरी 1 2019 फेयर वैल्यू पर शेयर फॉरेन एक्सचेंज रेट पर डॉलर। सही है भाई, दोनों साथ साथ लिख लेते हैं। एक शेयर की यहाँ पे फेयर वैल्यू चल रही है सर 30 पर डॉलर, बल्कि 30 पर डॉलर क्यों लिखा हूँ, $30 लिखूंगा, ऐसा ही है। अच्छा भाई एक्सचेंज रेट चल रहा है सर 112 पर डॉलर। सही है। अच्छा जी, फिर हमने ये किया कि 31 दिसंबर 2019 पे एक शेयर की जो वैल्यू है सर वो चल रही है हमारे पास कोई सर $45 और एक्सचेंज रेट हो गया सर हमारे पास 118 पर डॉलर। सही है भाई, ये डेटा आपको गिवन होगा। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैंने 200 शेयर्स परचेज किए हैं तो मुझे डॉलर्स कितने पे करना है? $6000। अच्छा, यानी आपने ये किया कि 200 शेयर्स को मल्टीप्लाई किया एक शेयर की प्राइस से, कितना आ गया भाई? $2000। 6000, ओके। क्या कह रहा है भाई? अच्छा जी, बिल्कुल हमारा यही सीन है। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं, ये तो आ गया $6000, यानी मैं ये कह सकता हूं कि मेरे शेयर्स की वर्थ $6000 है अगर आज परचेज करने जा रहा हूं। पर अब सुनो एक बात, $6000 तो बाद की बात है ना, पर मैंने इसके लिए कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी पे की होगी, तो सर मेरे ख्याल से मेरे लिए ये केस एप्लीकेबल नहीं है। समझो एक बात, आप लोग तो ये देखते हो ना, फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, क्योंकि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होती है? कैपिटलाइज होती है। तो डे वन की कैपिटलाइजेशन कैसे होती है? फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ये पहला रिवीजन हो रहा है, सही है IFRS 9 का। फेयर वैल्यू आ गई हमारी $30 की, वो एक शेयर पे कितने परसेंट चार्ज कर रहा है? 1%। तो 30 का 1% कितना? मेरे ख्याल से सर ये आ गया, ऐसा ही है कि जल्दी जल्दी में देख लेता कि तुम हमजा है ना, जानबूझ के हमने बोला। हाँ जी, 6000 का भी 1% ले सकते हैं, बट मैंने किसी वजह से किया ये। आपको गेन या लॉस भी निकालने होंगे बाद में, ऐसा है ना जी, तो ये भी तो हमें करना है ना, तो इस हिसाब से लेके चलो। मैंने कहा है कि भाई एक एक शेयर की प्राइस, हाँ हाँ ना, तो फेयर वैल्यू का लेते हैं ना हमेशा। सही है। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं प्लीज, अब मुझे एक बात बताओ, पर शेयर के हिसाब से मेरी कॉस्ट ये आ गई, ऐसा ही है? ये मैंने इसके अंदर क्लब इसलिए किया ताकि मुझे पता लगे एक शेयर मुझे कितने का पड़ गया, और ये बात तुम्हारे सामने वाज़ेह है कि फेयर वैल्यू गेन वगैरह के चक्कर भी आएंगे, इसलिए तुम्हें देखना है। अच्छा भाई, कितने शेयर्स हैं आपके पास? तो कितने डॉलर्स की वैल्यू है? अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं कि $6060 के ये शेयर्स मुझे पड़ गए? चले, मैं इन्वेस्टमेंट डेबिट 6060 से करूं और कैश क्रेडिट करूं 6060 से? नो सर, कन्वर्ट करने के बाद। ओके। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूं कितने से? 112 से? 67820, यही है। चलें जी सर, अब सर ये आ गया इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट 678 720 भाई यहाँ तक कोई मसला? वही कॉन्सेप्ट है, खाली रेट अप्लाई कर रहे हो। सही है। चलिए जी, हमने यहाँ पे लिख दिया ये है सर जनवरी 1 19। क्लियर है भाई? चलिए जी, इसको आगे लेके चलते हैं, इसको और आसान बनाते हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, अब आपके जो, अगर मैं फेयर वैल्यूएशन करूं, मैं आ गया 31 दिसंबर 2019 पे, सही है? मैंने इसको अभी कैरी किया हुआ है, यानी कैरिंग अमाउंट है इसकी डॉलर्स में अगर बात करूं $6060, ऐसा ही है? मैं अब निकालने जा रहा हूं फेयर वैल्यू।
भाई मुझे एक बात बताओ, अभी तो मैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कंसिडर नहीं करूंगा ना, हाँ या नहीं? रीजन दो। खरीदते और बेचते हो वो प्रिंसिपल्स अपनी जगह, IS-21 अपनी जगह। मुझे एक बात बताओ भाई, अब मैं कंसिडर नहीं करूंगा, अब मैं सिर्फ एक काम करूंगा। अब मैं करूंगा ये कि भाई मैं देखूंगा एक शेयर मेरा $45 का हो गया है, सही है जी। तो $45 इंटू 200, मेरी जान पप्पू बताना है, 9,000, सही है ना? मैं मतलब एक हिसाब से चल रहा हूँ ना, तो उस हिसाब से लेके चलो तुम लोग, ताकि आसान रहे जिंदगी। क्योंकि देखो टोटल डॉलर्स में भी तुम्हें मसला होगा। तुम ये देखो टोटल डॉलर की वैल्यू कितनी है ना, तुम्हारे लिए तो फेयर वैल्यू क्यूमुलेटिव है भाई। PKR में तो टोटल पे जाते हो ना बाद में, उसमें भी जाओ ना ऐसे। तो मुझे एक बात बताओ, आपकी डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हो गई है 2940 से। अच्छा, क्या मैं इसको कौन सा गेन कह सकता हूँ? ये कहीं सीखा है ना हमने, PP में सीखा था, तभी यहाँ पे आसानी होगी भाई। 2940 का मुझे बेटर बिटाई गेन आ गया, तो ये फेयर वैल्यू का गेन है। अच्छा, ये गेन कौन सी डेट पे आया है? रिपोर्टिंग डेट पे। चलिए जी सर, रिपोर्टिंग डेट पे जो रेट चल रहा है वो है 118। चले जी, मैंने क्या किया सर, इसको मल्टीप्लाई कर लिया 118 से, 346,920। आपने भाई यहाँ पे एक एंट्री बनाई होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट और फेयर वैल्यू गेन, OCI, फेयर वैल्यू तो OCI है ना, 346। अच्छा आसान है भाई, मैनेज हो जाएगा। चलें जी, पर अभी मैं इसको क्लोज नहीं कर सकता, एक्सचेंज गेन है। क्योंकि देखो आपके $9,000 जो है ना, वो 118 पे होने चाहिए, जबकि अब तक सिर्फ, हाँ वेरी गुड, यानी $6060 अभी तक नहीं हुआ। तो मुझे एक बात बताओ भाई, 9,000 के अंदर 2940 तो शामिल है, वो आगे 118 के ऊपर। जो $6060 है वो अभी भी 118 पे नहीं आया। तो सर मुझे एक बात बताएंगे, अगर मैं वो गेन निकालना चाहता हूं, तो तुमने एक शेयर कितने का परचेस किया था? ये था ना, पर ये तो मेरा शायद फेयर वैल्यू का गेन था। मैंने इसको रिकॉर्ड कितने पे किया था इनिशियली? 112 पे, सही है ना भाई? क्योंकि फेयर वैल्यू का गेन तो मैं निकाल चुका हूँ। क्लियर है ये बात भाई? फेयर वैल्यू का गेन तो मैं निकाल चुका हूँ ना। तो मुझे बताओ, मुझे $6 पर डॉलर का गेन हुआ है। चले जी, कितने डॉलर्स पे? कितना आ गया? यही है भाई। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया, प्लीज सुनना यार फोकस के साथ। मैंने की इन्वेस्टमेंट डेबिट 36360, क्रेडिट क्या करूं? PNL, OCI। नॉन मॉनेटरी आइटम है जहां पे, वेरी गुड, जहां पे उस नॉन मॉनेटरी आइटम का गेन जाएगा फेयर वैल्यू का, वहीं पे ही एक्सचेंज गेन जाएगा। तो क्या ये अंडरस्टूड सी बात है कि OCI में फेंक दूं उसको? 3636। और लॉजिकल बात है यार, जब तक ये रियलाइज नहीं होता तब तक कहाँ मौजूद रहेगा OCI में, क्योंकि आपकी इंटेंशन है कि आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखोगे, ऐसा ही है। अच्छा जी, अब एक बात प्लीज समझने के लिए इधर, क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरी इन्वेस्टमेंट कुल मिला के 9,000 इंटू 118 पे होनी चाहिए? कितना आ रहा है? यही है। अच्छा प्लीज यार एक फेवर करो प्लीज, आप जरा इसको कंपेयर करो। आपने रिकॉर्ड की थी इन्वेस्टमेंट इतने पे, 678,720 पे, सही है जी। होनी चाहिए कितने पे? 1062,000 पे, ऐसा ही है। तो मुझे आप एक बात बताओ भाई, अगर इससे यहाँ पे आ रहे हो, टोटल गेन कितने का आ रहा है? कितना? 38, यही है? सही है, कह रहा हूँ ये टोटल गेन है। इस टोटल गेन के दो पार्ट्स हैं, फेयर वैल्यू गेन और, प्लीज इन दोनों को मिलाओ, यही बनता है, पक्की बात है। चलिए सर, तो दैट मींस कि हमारा फेयर वैल्यू थ्रू OCI के साथ ये खत्म होता है। अब एक और बात सीख लो, क्या यही चीज
ऐसी ही चीज पीएनएल पे अप्लाई होगी, पर उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होगी, एक्सपेंस आउट होगी, पहली चीज। सही है, इसको वेरी गुड। और जो उसका फेयर वैल्यू का गेन है वो कहाँ जाएगा, उसका एक्सचेंज गेन भी। आओ जी सर सवाल करें इसका, कॉपी कर लो भाई पहले। डिस्पोजल भी कर लेंगे, बिल्कुल डिस्पोजल भी होगा तो वही ट्रांजैक्शन कॉस्ट कंसीडर करके माइनस करके बेच दूंगा उस दिन के रेट पे, और उस दिन भी फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस आएगा, अभी कर लेंगे सवाल, कोई मसला नहीं है। ओ भाई वो पीपी के लिए होता है, वो पीपी है, ये नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, इन्वेस्टमेंट्स हैं। सही है, जानी ऑनलाइन वालों क्लियर है ये वाली बात, एक बार कंफर्म कर लो भाई। बेहतरीन, बिल्कुल पीपी जैसा गेम है इसका, बट पीपी में डेप्रिसिएशन भी होता है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं है। क्लियर है जी, आएंगे ना अभी देखना। वो बताएंगे तुम्हें अभी। बाबू कॉपी हो गया ना ये? हो गया है मनीष? नीचे वाला कॉपी करना है, ये ले लो भाई। कर लोगे ना कॉपी, चलो जी। चले जी आ जाए, पीडीएफ भेज दूंगा इसकी। क्या क्या कर सकते हैं? नहीं है तो मैं कैसे करूं, कैश थोड़ी ना है वो। ट्रांजैक्शन कॉस्ट हाँ डाल देते हैं इसमें भाई। भाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो एप्लीकेबल है वो है सर 1%। सही है। अच्छा भाई ये काम करो, ये मैं तुम्हें भेजता हूँ पीडीएफ इसकी, इसकी नहीं होमवर्क है दो, ये वाला सवाल सही है, और इसके बाद वाला सवाल 19 और 20, बिल्कुल वो बीकॉम वाले भी मरे में अभी। सही जी, तुमने मतलब जात पे एहसान किया किसी की इधर। अच्छा भाई यार देखो, दो सवाल आपको 12 बजे से पहले भेजना है। सही है जी, आप करके भेजेंगे ये कितना